हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विकी राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज के एपिसोड में दो मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करोगे। ये जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखलाई पड़ रहा है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापारी ने उन्नत खेती की होती थी, सिद्ध कीजिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो दूसरा प्रश्न है आपके पास वो ये है कि नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न करता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृत कर सकते हैं, या आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृत भी कह सकते हैं, 100 प्रमाण से दिखेगी। तो आज इन दो प्रश्नों पर चर्चा आपसे हम करने जा रहे हैं। अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाना पहचाना। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को दर्शाते हुए दो पुरातात्विक शहर आपको मिले। एक हड़प्पा मिला था और दूसरा मोहनजोदड़ो। हम लोग इस चैप्टर के अब तक के जो 6 एपिसोड को पढ़े और उन 6 एपिसोडों में जो जाने, उस आधार पर हम लोगों ने अब तक ये जाना है कि मोहनजोदड़ो काफी विकसित और साधन संपन्न एक शहर था, जो वास्तुकला और नियोजन कला का एक अनुपम केंद्र था। सिंधु नदी के तलहटी में बसा यह सुंदर शहर अपने आप में सिंधु घाटी की सभ्यता को दर्शाता हुआ एक अनुपम शहर माना जाता है। इस शहर की संरचना इस शहर का सौंदर्य इसके नियोजन कला का एक अनुपम उदाहरण है। आपको एक दिन मैंने बतलाया था कि मोहनजोदड़ो शहर में जो कॉलोनियां बनी थी, बसी थी, वह कॉलोनियां एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी। जैसा कि अमूमन एक नियोजित शहर की जो विशेषता होती है, उसका इसी प्रकार का एक स्वरूप होता है। तो आपने उसमें ये जाना था कि हर रईसों की बस्ती कहीं अलग थी, कामगारों की बस्ती कहीं अलग थी, कुछ नीचे इलाकों में शहर बसे थे, और कुछ जो पास इलाका था, जो उसका विशिष्ट इलाका था, जिसको आप गढ़ बोल सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस गढ़ इलाके में जो बौद्ध स्तूप उसी गढ़ इलाके में था, और उस बौद्ध स्तूप के आसपास का जो भी इलाका था, उस इलाके में प्रायः मोहनजोदड़ो शहर की सारी सुंदरताएं अंकित थी। उसी बौद्ध स्तूप के पास में प्रशासनिक भवन थे, उसी बौद्ध स्तूप के पास में धार्मिक केंद्र थे, वहीं पर अनुष्ठानिक महाकुंड था, और वहां की सड़कें उसकी खूबसूरती की एक अनुपम मिसाल थी। आपने इन सारी बातों को जाना था अपने उन एपिसोडों में जब हम लोगों ने क्लास लिया था। आज उसी के आधार पर हमें इन दो क्वेश्चनों को जानना है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। सिद्ध कीजिए।
आपका जवाब ये होगा कि बरसों पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे बल्कि केवल व्यापार करते थे। वे अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। फसलों का निर्यात असंभव था क्योंकि खेती नहीं होती थी, ऐसी एक प्राचीन धारणा थी। लेकिन नई खोज से ये बातें निर्मूल साबित हुई। वहां खुदाई के बाद वहां प्राप्त विभिन्न प्रकार के फसलों के बीज के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहां उन्नतशील खेती भी हुआ करती थी। वहां ज्वार, बाजरा और रागी की उपज के साथ साथ फलों में खरबूजे और अंगूर के बीज भी प्रमाण के रूप में मिले हैं। अर्थात वहां के लोग ज्वार, बाजरा और रागी की उपज के साथ साथ खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। वहां कपास के बीज तो नहीं मिले हैं, लेकिन सूती कपड़ों के अवशेष मिलने के कारण और सूती कपड़ों के कारखाने होने से इस बात पर भी बल मिलता है कि वहां कपास की भी खेती होती थी। इन सारी चीजों के प्रमाण मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि वहां के लोग केवल फसलों को केवल व्यापार ही नहीं करते थे बल्कि अन्न भी उपजाते थे। वहां पर जो कोठार मिला है, उस कोठार पर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां अन्न का पर्याप्त भंडार रखा जाता रहा होगा और अन्न के पर्याप्त भंडार होने के नाते अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में मोहनजोदड़ो व्यापार ही नहीं, उन्नतशील कृषि का भी एक प्रधान केंद्र था। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जवाब आप लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में स्थापित मोहनजोदड़ो शहर जन संस्कृति का एक अनुपम मिसाल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो शहर में प्राप्त अवशेष ये बतलाते हैं कि वहां जन संस्कृति की एक अनुपम निधि थी। शहर से सटे सिंधु नदी का पवित्र जल बहा करता था। उस शहर में
कच्चे पक्के लगभग 700 कुएं प्रमाण के रूप में देखने को मिले हैं। आनुष्ठानिक महाकुंड जल संस्कृत की एक अनुपम मिसाल है। 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़े इस जल कुंड में जो जल आता है वह जल उसी पास में बने हुए एक दोहरे कुएं का जल होता है। दोहरे कुएं में जो भी जल आया है वह भूगर्भ का जल है, इसलिए वह अत्यंत परम पवित्र जल उस कुएं के माध्यम से जलकुंड में आता है और जलकुंड में स्नानार्थी स्नान करने के पश्चात ही उस महाकुंड में के आयोजन में शरीक हो सकते हैं। उस महाकुंड से प्रतिदिन जल निकासी के लिए पक्की नालियां बनी हुई हैं। वहां मुख्य सड़क के दोनों तरफ भी पक्की नालियों का निर्माण है। साथ ही घरों के पानियों की निकासी के लिए भी उचित जल निकासी की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार साथ ही उस जलकुंड के पास 8 स्नानागार हैं और इन सारी बातों के आधार पर ये लिखा जा सकता है कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृत का एक अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाता हुआ मोहनजोदड़ो शहर जल संस्कृत की एक अनुपम मिसाल है। सिंधु नदी की तलहटी में बसा हुआ यह शहर जल संस्कृत का एक अनुपम स्रोत है। यहां की खुदाई करने के पश्चात जो अवशेष मिले हैं उस आधार पर यह लिखा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर में कच्चे और पक्के लगभग 700 कुएं प्रमाण के रूप में मिले। वहां पर एक आनुष्ठानिक महाकुंड बना है जो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। उस आनुष्ठानिक महाकुंड में जल लाने के लिए उसके पास ही एक दोहरे कुएं का निर्माण हुआ है। उस दोहरे कुएं में भूगर्भ से जो भी जल आता है वह पवित्र जल ही उस गहरे कुएं से एक नाली के द्वारा जल कुंड में लाया जाता है और प्रतिदिन उस जल कुंड से पानी को निकालने की व्यवस्था के रूप में वहां पर एक पक्की नाली भी बनी हुई है। जल संरक्षण की ये उचित व्यवस्था आगे भी देखने को मिलती है जब मुख्य सड़क के दोनों तरफ में पक्की, चौड़ी और ढकी हुई नालियां देखने को मिलती हैं। घरों का पानी
इधर उधर न बहे। इसीलिए प्रत्येक घर के जल निकासी की व्यवस्था के लिए गलियों में भी पक्की नालियों का निर्माण कराया गया है, जो हर जगह से ढकी हुई रहती हैं। कहीं कहीं नालियों की सफाई करने हेतु जगह को खोला रखा गया है। सारा पानी एक हौदे में संरक्षित होता है और उसके बाद वहां से पानी मुख्य मार्ग पर बनी हुई पक्की नालियों में चला जाता है। इस आधार पर यह लिखा जा सकता है कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति की एक मिसाल कह सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने ये दो प्रमुख क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पत्र के एक संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं पर विस्तृत चर्चा सुनी। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का जवाब आप बखूबी अपने दिल दिमाग में केंद्रित करेंगे। इसे याद करते हुए इस प्रश्न का लेखन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। मैं वी.के. राय आज आपसे विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।